Hello friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss the topic Depth First Search DFS in Artificial Intelligence. So let's get started. In today's video lecture we are cover another uninformed search technique, that is Depth First Search. To understand today's topic you need to understand what is uninformed search technique. I already created a video on uninformed search technique and BFS. क्लिक ऑन आई बटन एंड वॉच द वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, features, differentiation with the BFS and DFS. We also discuss the very important features of depth first search which will be a very important for your university point of view or GATE point of view. So let's start. डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के अंदर में क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च इट्स अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बीएफएस के बारे में डिस्कशन किया था जो कि एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक थी, वैसे ही ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है ये भी एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक होती है। ठीक है, तो ये सेकंड है, हम सेकंड एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक के, जिसे हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सिंग अ ट्री और अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। वहीं पे हमने देखा था कि जो बीएफएस था वो नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम था। अब रिकर्सिव क्यों है ये आपको एग्जांपल में समझ में आएगा। ठीक है, विच इज यूज्ड टू ट्रैवर्सिंग अ ट्री और अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। यस, आप जब भी आप कोई ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने करोगे तो आपको डीएफएस और बीएफएस का यूज करना होता है। तो हम आज डिस्कस करने वाले डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। इट इज कॉल्ड एज डेप्थ first search because it start from the root node and follows each path to its greatest node before moving to the next path। मतलब क्या होता है, हम इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च इसलिए कहते हैं कि आपका रूट नोड से हमारा स्टार्ट होगा। कोई एक चाइल्ड को हम कंसीडर करेंगे, उस चाइल्ड के चाइल्ड को हम कंसीडर करेंगे एंड चाइल्ड के चाइल्ड एंड सक्सेस में मतलब उसके डीपेस्ट नोड में हम जाएंगे जब तक कि हमें गोल नहीं मिलता। अगर गोल नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम अगर चाइल्ड नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पाथ को हम मूव करेंगे। तो इसीलिए हम इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। डीएफएस यूजेस अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर for its implementations. This is a very important point as per the GATE examinations. DFS uses a stack data structure. Stack एक data structure है आपका। DFS uses a stack data structure to implement. जो आपका stack data structure होता है जिसको हम follow करते हैं last in first out। जो भी आपका data last में insert होने वाला है वो first पॉप होगा और जो हम लास्ट में पुश करेंगे हम वो फर्स्ट पॉपअप करेंगे। तो ये लास्ट इन फर्स्ट राउंड इंप्लीमेंटेशन होता है। वहीं पे अगर हम बीएफएस की बात करेंगे तो बीएफएस के अंदर में हमने देखा था क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो कि था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। डीएफएस यूजेस अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड बीएफएस यूजेस द queue data structure. The process of DFS algorithm is similar to the BFS algorithm. Yes, exactly. जो working है BFS और DFS की सेम है। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एग्जाम्पल यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हो कि आपके पास में एक ट्री ग्राफ दिया हुआ है जो कि जहाँ पे एक स्टार्ट नोड है A एंड एक गोल नोड है H। लेफ्ट साइड में आपको एक स्टैक दिख रहा है जो कि है आपका LIFO बेस्ड स्टैक। LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपका जब भी हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए जो भी जिस समय भी हम किसी नोड को विजिट करेंगे वो विजिटेड नोड आपका स्टैक के अंदर में पुश होगा और वहीं से वो पॉप भी होगा। ठीक है, पुश एंड पॉप होता क्या, जो आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऑपरेशंस है। पुश मतलब आप कोई भी नोड और कोई भी डेटा आप अपने स्टैक के अंदर में इंसर्ट करते हो तो उसको हम पुश कहते हैं। और कोई भी नोड और कोई भी डेटा अगर आपके स्टैक के टॉप से अगर आप रिमूव करते हो हम उसको बोलते हैं पॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक ट्री ग्राफ है जिसके स्टार्टिंग नोड है A एंड गोल नोड है H। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो स्टार्टिंग नोड है जो कि है हमारा A, हम इसको पुश करेंगे, पुश द स्टार्टिंग नोड इनटू द स्टैक। सो हम A को हम क्या करने वाले स्टैक के अंदर में पुश करेंगे। जैसे ही A को पुश करेंगे तो आपके स्टैक में आप देख सकते हो कि A आ गया। नाउ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अब हमारे पास में क्या है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए के जो नेबरिंग नोड्स हो गए जो कि है हमारे बी एंड सी, हम उसको सर्च करेंगे। सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए को पॉप करते हैं। जैसे हम ए को पॉप करेंगे, पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक, सो हमारा ए यहां से रिमूव हो जाएगा। नाउ ए
फाइंड द नेबर्स ऑफ ए दैट इज बी एंड सी। तो हम बी एंड सी को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम ए के नेबरिंग नोड बी को डिस्कवर करते हैं तो हम बी को इंसर्ट करेंगे, मतलब पुश करेंगे हमारे स्टैक के अंदर में। सिमिलरली हम सी को डिस्कवर करेंगे तो हम सी को हमारे स्टैक के अंदर में पुश करेंगे। मतलब जो भी हमारे नेबरिंग नोड्स हो गए ए के, हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं, हम उसको पुश करते जा रहे हैं स्टैक के अंदर में। नाउ इन अ स्टैक वी हैव अ बी एंड सी, ठीक है। अब हमारे पास में बी एंड सी हो गया। अब हमारे स्टैक के अंदर में क्या है, हमारा बी एंड सी, और स्टैक के टॉप में है हमारा सी। सो पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक। now C is the top on the top node of the stack, so we have to pop the C into the stack, and जैसे हम C को हम पॉप करेंगे और उसके नेबरिंग नोड्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमने C को पॉप किया, मतलब यहां से निकाल दिया है। तो हमने जैसे C को पॉप किया, so we will get we will visited that C node and we will find the neighbors of C. So we have F and G. So find the neighbors of C, that is F and G. So we will discover G first, then G is pushed into a stack, then we will get F as a neighbor node of C. So we will push on a stack, find the neighbors of C, that is we will push into the stack. Then नाउ अब हमारे पास में क्या था, हमने डिस्कवर कर लिया, और डिस्कवर करने के बाद में हम अब हमारे जो टॉप में जो था, हमारे स्टैक के जो टॉप में है F है, और वो F को हमें अब पॉप करना है। ठीक है, तो हम F को हम क्या करने वाले हैं, पॉप करने वाले। तो हम F के जो भी चिल्ड्रंस हो गए उसको डिस्कवर करेंगे, जो कि चूंकि हमें पता है कि F के कोई चिल्ड्रंस नहीं है, तो हम सिंपली उसको पॉप करेंगे। पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक। तो हमने F को रिमूव किया, दैट मीन्स हमने F को विजिट कर लिया है। सिमिलरली हम G को भी चेक करेंगे, G के क्या कोई चिल्ड्रन है या नहीं है। अगर चिल्ड्रन हो गए तो हम उसको भी डिस्कवर करेंगे, नहीं है तो हमने G को पॉप कर लिया। तो हमारे पास में स्टैक में भी बचा है B। ठीक है, पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द जी, तो हमने जी को रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास में अभी सिंपली बचा हुआ है बी। तो यहाँ पे तो हमारा कोई गोल नोड नहीं था, तो मतलब हमने क्या किया, हम अभी सिर्फ डेफ बाय डेफ सर्च करते गए, हमें यहाँ पे कोई गोल नोड नहीं मिला, और अब इनके सब चिल्ड्रंस भी नहीं है। चिल्ड्रंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें मूव करना पड़ेगा अनदर पाथ में, जिसको हम बोलते हैं बी। तो अब हमारे पास में जो आप देख सकते हो स्टैक के अंदर में सिंपली बी बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी को भी पॉप करेंगे। पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक, दैट इज बी। तो हम B को भी पॉप किया। हमने जैसे ही B को पॉप किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, B के चिल्ड्रंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फाइंड द नेबर्स ऑफ B, दैट इज वी विल गेट D। तो हम D को पुश कर देंगे। सिमिलरली हम E को फाइंड आउट करेंगे, तो हम E को पुश कर देंगे। ठीक है, हमारे पास में D एंड E अब नोड्स आ चुके हैं। ओके, स्टैक के अंदर में हमारे पास में D एंड E है। अब देखिए स्टैक के अंदर में हमारा जो टॉप नोड है वो E है, तो हम क्या करेंगे, अगेन E को हम पॉप करेंगे। तो हमने E को पॉप किया, पॉप द टॉप नोड फ्रॉम द स्टैक। तो हमने जैसे E को पॉप किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, E के नेबरिंग नोड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द नेबर्स ऑफ E, वी विल गेट H। सो H, find the neighbors of E, we will get H. Now if you remember that H is your goal node, so हम क्या करेंगे, अब H को find the neighbors of E, we will get H। pop the top node from the stack, that is E, sorry ये H होना चाहिए। तो हम H को यहां से रिमूव करेंगे। जैसे ही हम H को यहां से रिमूव करेंगे तो हमारा गोल नोड हमने विजिट कर लिया है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो एल्गोरिदम था ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, हम स्टार्ट नोड से सिर्फ गोल नोड तक के जाने वाले। अब यहाँ पे D को हम पॉप करें या फिर उसको उसके चिल्ड्रंस को फाइंड आउट करें या नहीं फाइंड आउट करें, तो ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एल्गोरिदम में। तो हम D को हम छोड़ देंगे, और D के जितने भी नोड्स आने वाले, जितने भी सक्सेशन नोड्स आने वाले, हम उसको सर्च और बैक ट्रैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इतने नोड्स को फाइंड आउट किया हुआ है, हमने विजिट किया हुआ है, और अब D को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें थोड़ा सा टाइम कम लगने वाला है, बट यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जो भी सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल मिलेगा। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं A से स्टार्ट करता हूँ C पे, और C से मैं G पे जाता हूँ, और G से मैं कोई बहुत बड़ा ट्री अगर मिलता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइक्लिक ग्राफ मिल जाए, जिससे कि वो मेरा जो प्रोसेस है वो वहीं पे साइक्लिक इसमें ट्रैप्ड हो जाए। ट्रैप होने के कारण क्या हो सकता है कि मेरा गोल अगर वहां पे नहीं है, तो मैं मूव ना कर पाऊँ इस पाथ पे, तो हो सकता है कि मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन मिले ही ना। ठीक है, और
इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अगर मैंने कोई रॉन्ग पाथ चूज कर ली है तो मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे जो पाथ मिलेगी वो एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है डेप्थ फर्स्ट सर्च के। सो ये आप देख सकते हो डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम, पुश द स्टार्टिंग नोड इनटू द स्टैक, इफ द स्टैक इज एम्प्टी देन स्टॉप एंड रिटर्न द फेल। ओके, इफ द टॉप नोड ऑफ द स्टैक is a goal node then stop and return। अगर आपका स्टार्टिंग नोड ही आपका गोल नोड होता है तो आपका फिनिश कर दो वहां पर ही। else pop the top node from the stack and process it मतलब चेक इट, क्या वो गोल नोड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फाइंड ऑल द नेबर्स दैट आर रेडी स्टेट्स एंड पुश देम इनटू द स्टैक। जैसे कि हमने देखा कि हमारा अगर वो गोल नोड नहीं है तो हम क्या करते थे, उसके नेबरिंग नोड्स को फाइंड आउट करते थे और हम उसको पुश करते थे हमारे स्टैक के अंदर में। गो टू स्टेप नंबर 3, अगेन इफ द टॉप नोड ऑफ द स्टैक इज गोल नोड देन स्टॉप और रिटर्न। गोल नोड है तो रिटर्न करो, नहीं तो अगेन पुश करते जाओ। ये एल्गोरिदम आपका कंटिन्यूअसली चलते रहेगा रिकर्सिवली। ठीक है, जब तक कि आपको गोल नोड नहीं मिलेगा। ठीक है, इस एग्जांपल में हमारा क्या हो रहा है, हम डेप्थ में जा रहे हैं। हमारा जो नोड होगा, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम जिस तरीके से सर्च कर रहे हैं किसी नोड के डेप्थ में हम सर्च करते जा रहे हैं, तो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च कहलाता है। वहीं पे अगर हम BFS में देखे थे तो BFS में हमारा लेवल बाय लेवल हमारा सर्च होता था। जैसे कि लेवल 0 में हमारा स्टार्टिंग नोड होता था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से हमने सर्च करते हुए गए थे। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ DFS एल्गोरिदम, देर आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ DFS एल्गोरिदम। मतलब कोई भी एल्गोरिदम की 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहली होती है कंप्लीटनेस, दूसरा है ऑप्टिमल, थर्ड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपके किसी भी एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज होती है। तो हम पहली प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं, क्या DFS एल्गोरिदम कंप्लीट है। DFS एल्गोरिदम इज नॉट कंप्लीट, दैट मीन्स इट डजंट गिव द गारंटीज टू फाइंड द सॉल्यूशंस। मतलब आपका जो गोल नोड है वो कंप्लीटली आपको गोल तक के पहुंचाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो अगर कोई आपका एल्गोरिदम या फिर कोई आपका ग्राफ बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब आपका इनफाइनाइट हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो वहां पे आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये DFS कब वर्क करता है, जब आपका एल्गोरिदम फाइनाइट स्टेट स्पेस में, मतलब बहुत कम स्टेट स्पेस है, तो आपका DFS प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अगर आपका जो ग्राफ और ट्री जो है वो काफी बड़ी है, तो यहाँ पे DFS प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा और आपको गारंटीड सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। सेकेंड है हमारा, इज द DFS एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल? नो, DFS algorithm is non-optimal, not optimal in non-optimal. DFS algorithm is non-optimal as it may generate a large number of states और हाई कॉस्ट टू रीच द गोल। अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमें गोल नोड तक के पहुंचने के लिए हमने कुछ अनवांटेड पाथ भी ले ली। जैसे कि हमने C से सर्च किया, फिर F, G और फिर उसके बाद में B पे आए, फिर E और H। तो हो सकता था कि 1, 2, 3, तो ये 3 इसमें ही हमारी पाथ मिल जाती थी। ठीक है, अगर मैं इसको इनडायरेक्टली देखूं तो मुझे यहाँ पे 1, 2, 3 के इसमें ही हमारा सॉल्यूशन मिल जाता था। बट हमने सर्च कितना किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हमारी कॉस्ट यहाँ पे क्या आ रही है, काफी हाई आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, DFS एल्गोरिदम ने मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दिया। सो DFS सर्च एल्गोरिदम इज नॉन ऑप्टिमल एज इट इज मे जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। आपने एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स जनरेट हो रही है और हाई कॉस्ट टू रीच टू द गोल। यहाँ पे आपको किसी गोल पे पहुंचने के लिए आपको हाई कॉस्ट लगती है। ओके, सो this is the second property, that is the DFS algorithm is non-optimal. थर्ड प्रॉपर्टी इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि हमने BFS में देखा था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी B to the power D, दैट मीन्स B इज अ ब्रांच फैक्टर एंड D इज अ डेप्थ। ओके, तो वह उसी तरीके से हम यहीं पे भी वर्क करेंगे। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ DFS विल बी इक्विवेलेंट टू द नोड ट्रैवर्स्ड बाय द एल्गोरिदम। जितने भी नंबर ऑफ हमारे नोड्स हम ट्रैवर्स करेंगे डेप्थ में और ब्रेथ में, तो हम उसको बोलेंगे DFS कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट इज गिवन बाय T to the power T of n to 1 plus n square plus n3. So we will get the time complexity is n to the power m. n to the power m, that is n को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, that is depth, और m
the maximum depth of any node and this can be much larger as the d. shallowest node जो solution होता है हमारा BFS में, उसके जगह हम क्या करेंगे, maximum depth of any node. ठीक है. space complexity, DFS algorithm needs to store only a single path from the root node. ठीक है. वहीं पे अगर हम BFS में देखेंगे तो हम हर एक बात को स्टोर करते हुए चलते थे, बट DFS में हम क्या करते हैं, सिंगल पाथ को स्टोर करते हुए चलते हैं. तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लो है एज कंपेयर टू BFS. Okay, so hence the space complexity of DFS is equivalent to the size of the fringe set, which is O to the power bm. B is a branch factor. Okay, so what is the advantages? The advantages is the DFS requires very less memory. It only needs to store a stack of a node on the path from root node to the current node. मतलब हम पूरी की पूरी पाथ, मतलब मल्टीपल पाथ्स हम स्टोर नहीं करते, हम सिंपली जहाँ पे जिस भी नोड को हम सर्च कर रहे हैं उसके उसी पाथ को हम स्टोर करते हुए चलेंगे. सो हमारा DFS requires very less memory. Okay, it takes less time to reach to the goal node than BFS algorithm. क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अल्गोरिदम है वो वहाँ पे यहाँ पे टाइम कंज्यूम कम करेगा, बिकॉज यहाँ पे हम सारे के सारे नोड्स को हम लेवल बाय लेवल सर्च नहीं करते. हम किसी एक नोड को सर्च करेंगे, एक नोड के डीपर नोड, जो डीपर नोड्स चिल्ड्रन नोड्स हो गए उसको सर्च करेंगे, फिर उसके चिल्ड्रन नोड्स को सर्च करेंगे. हो सकता है कि हमारे पास में हमें पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसको सर्च ना करना पड़े, कुछ सेट्स ऑफ पाथ में ही हमारा सॉल्यूशंस मिल जाए, तो यहाँ पे हमें लेस टाइम लगेगा. ओके, सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ DFS algorithm. Now we are going to compare both strategy, that is breadth first search and depth first search, as compare according to the properties of algorithms. So we have 4 properties, that is time, space, is provide the optimal solutions, or is the algorithm is complete or not. So let's see the let's talk about the time. BFS provide the time complexity is a b to the power d, whereas depth first search is b to the power d. Now what is b and d? What is b and m? B is nothing about your branching factor. Branching factor is what? If node has a how many number of children is nothing about your branching factor. Now what is depth solution depth? D is nothing about your solution depth. आपका जो भी solution है वो किस depth में मिलने वाला है, so that is called as solution depth. Now one is M is what? M is nothing about your maximum depth. Okay, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, दैट इज b to the power d. So this is the breadth first search टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है b to the power m. M is nothing about your maximum depth and B is branching factor. नेक्स्ट आते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर में. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपके ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो है b to the power d. वहीं पे अगर हम देखेंगे DFS की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है b to the power m. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो स्पेस है वो कम लगने वाला है एज कम्पेयर टू BFS. दैट्स वाई यहाँ पे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है b to the b into m. ओके, is the solution is provide the optimal solution? Is the algorithm provide the optimal solution? BFS, yes. In a BFS provide the optimal solutions. आपका जो BFS में जो भी आपको पाथ मिलेगी, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका ऑप्टिमल होगा ही होगा. वहीं पे अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशंस मिलने वाला है वो ऑप्टिमल नहीं होगा. यहाँ पे आपका किसी सॉल्यूशंस में आपको एक्स्ट्रा पाथ जो पाथ है वो पाथ की जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, और जिससे कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा. क्या आपका अल्गोरिदम कंप्लीट है? सो दैट इज द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस. BFS is complete algorithm. It provides a guarantee to get the solutions. It gives a guarantee to find the solutions. So BFS is complete, and DFS doesn't provide the guarantee to get the solutions. कहीं पे अगर हम कोई इनफाइनाइट सर्च स्पेस में अटक गए तो हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, और हम वहीं पे सर्च करते रहेंगे तो हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा. सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट एल्गोरिदम नहीं है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.